सीपीआर अर्थात कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको यदि विधिवत किया जाए तो एक निर्धारित समय के भीतर किसी भी मरीज या आपदा पीड़ित व्यक्ति जिसकी हृदय गति या श्वसन क्रिया रुक गई हो को पुनः जीवित किया जा सकता है अथवा उसके मस्तिष्क को उच्च चिकित्सकीय सहायता मिलने तक अपरिवर्तनीय क्षति होने से बचाया जा सकता है। हृदय गति रुक जाने से रक्त का परिसंचरण भी रुक जाता है। रक्त परिसंचरण रुक जाने से शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है। शरीर के हर अंग को जीवित रखने तथा अपना कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और इसके बिना विभिन्न अंग एक निर्धारित समय तक ही जीवित रहते हैं। ऑक्सीजन के बिना सबसे कम जिंदा रहने वाला एवं सबसे महत्वपूर्ण शरीर का अंग मस्तिष्क होता है, जो शरीर का कमांडर भी होता है। विभिन्न अध्ययनों से ज्ञात होता है कि मानव मस्तिष्क 7 से 10 मिनट तक ही बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है और इसके बाद अपरिवर्तनीय रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है। अतः यदि इस सुनहरे समय का सही उपयोग किया जाए तो व्यक्ति की जान बचाकर चमत्कार किया जा सकता है। एक अध्ययन के मुताबिक संपूर्ण विश्व में 170 लाख लोग प्रतिवर्ष हृदय गति रुक जाने से मर जाते हैं। भारत में भी हर साल 15 लाख लोगों की मृत्यु हृदय गति रुक जाने से होती है। पूरे विश्व में इस तरह की मौत की 88% घटनाएं घर पर ही घटित होती है। यदि हर घर का सदस्य इस कला में निपुण हो तो बहुत सारी महत्वपूर्ण जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त हर प्रकार की आपदा में, चाहे वो वाहन दुर्घटना हो, बम ब्लास्ट हो या आतंकवादी हमला हो या हत्या या आत्महत्या से संबंधित जहर खुरानी की घटनाएं हो, जहरीले सांप या अन्य जानवरों के काटने से पीड़ित हो, भूकंप या अन्य घटनाओं से जख्मी हो या साधारण रोगी हो, अंततः अधिकांश मृत्यु हृदय या श्वसन तंत्र के रुकने से ही होती है। इन सभी प्रकार के पीड़ितों या रोगियों में इस प्रक्रिया को समय आने पर विधिवत किया जा सकता है और मस्तिष्क की कोशिकाओं को अपरिवर्तनीय क्षति से रोका जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि हृदय एक नियंत्रित पंप की तरह काम करता है, जिसके फलस्वरूप रक्त, ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों को संपूर्ण शरीर में कोशिकाओं तक पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य वर्ज्य पदार्थों को वापस हृदय तक लेके आता है। और हम ये भी जानते हैं कि मानव फेफड़े वायुमंडल से सांस में हवा को लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है और फेफड़े में 5% ऑक्सीजन रक्त में अवशोषित हो जाता है और शेष 16% फेफड़ों द्वारा सांस के माध्यम से बाहर छोड़ दिया जाता है। तीसरा तथ्य यह है कि एक निर्धारित समय सीमा के भीतर रुके हुए हृदय को एक धक्के से उत्तेजना देकर के उसको पुनः चलाया जा सकता है। इन्हीं वैज्ञानिक तथ्यों का इस्तेमाल करते हुए सीपीआर की प्रक्रिया को अंजाम देकर बहुमूल्य मानव जीवन को बचाया जा सकता है। सीपीआर देने से पहले सुनिश्चित कर लिया जाता है कि पीड़ित किस परिस्थिति में है। पीड़ित कोई जवाब नहीं दे रहा है और उसकी सांस बंद है, या पीड़ित कोई जवाब नहीं दे रहा है और अनियमित सांस चल रही है, या पीड़ित की नाड़ी तो अभी चल रही है परंतु सांस बंद है, अथवा पीड़ित की नाड़ी बंद है और कभी कभी परेशानी के साथ सांस ले रहा है। या ये भी देखना होता है कि पीड़ित किस आयु वर्ग का है, वो वयस्क है, बच्चा है या शिशु है। और तीसरी चीज़ ये देखनी होती है कि हमारे पास रिस्पॉन्डर्स की संख्या कितनी है, क्योंकि हर परिस्थिति में सीपीआर की प्रक्रिया को थोड़ी बहुत भिन्नता से अंजाम दिया जाता है। यद्यपि मूलभूत सिद्धांत सबका एक ही है, वो यह कि मस्तिष्क की कोशिकाओं को कृत्रिम विधि से ऑक्सीजन देकर जीवित रखना या अपरिवर्तनीय क्षति से बचाना। यहाँ आप देख रहे हैं एक बाइक सवार को एकाएक चेस्ट पेन होता है और वो बाइक से उतरता है और थोड़ी दूर जाकर के उसका पेन इतना बढ़ जाता है कि वो बेहोश हो जाता है। वास्तव में यह एक हार्ट अटैक का पेशेंट था और जैसे ही बेहोश होता है, भाग्य से वहाँ एनडीआरएफ का एक रेस्क्यूअर उधर से गुजरता है
और वो देखता है कि एक व्यक्ति बेहोश पड़ा हुआ है। बेहोश व्यक्ति को जांचने परखने के बाद जब उसको ये लगता है कि यह व्यक्ति बेहोश है तो वो सबसे पहले EMS को अलर्ट करता है, अर्थात इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को टेलीफोन करके बताता है। बेहोश हो गए हैं जी, इनकी उम्र लगभग 45 साल है। मैं इनकी मदद कर रहा हूं, आप जल्द से जल्द यहां पर पहुंचने का कष्ट करें। तत्पश्चात वो बेहोश मरीज के CAB अर्थात सर्कुलेशन, एयरवे और ब्रीदिंग को विधिवत चेक करता है। किसी भी एडल्ट मरीज में सर्कुलेशन को चेक करने के लिए कैरोटिड पल्स से चेक किया जाता है। एयरवे ओपन। एयरवे ओपन। चेक ब्रीदिंग। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ब्रीदिंग प्रेजेंट। ये आप देख रहे हैं किस तरह से रेस्क्यूअर कैरोटिड पल्स को चेक कर रहा है, और एक बार यह सुनिश्चित हो जाने पर कि उसकी कैरोटिड पल्स गायब है, नब्ज नहीं चल रही है, वो CPR की कार्रवाई इस तरह से शुरू करता है। सबसे पहले उसने मरीज के शर्ट को उतारकर उसके चेस्ट वाल को एक्सपोज किया। फिर उसने वो पॉइंट सुनिश्चित किया जहां पे उसको प्रेशर देना है, अर्थात चेस्ट कंप्रेशन करना है। कंप्रेशन पॉइंट को यूजुअली एडल्ट के केस में निप्पल के सीधाई में स्टर्नम की तरफ हाथ फेर करके सुनिश्चित किया जाता है, या जिफॉइड प्रोसेस या जिफी स्टर्नम से 2 अंगुल की चौड़ाई ऊपर की तरफ सुनिश्चित किया जाता है। चेस्ट कंप्रेशन को प्रभावशाली बनाने के लिए रेस्क्यूअर को इस तरह की पोजीशन बनानी होती है। आगे की CPR की कार्रवाई मैनिक्विन पर दिखाया जाएगा। एडल्ट CPR के केस में प्रभावी CPR के लिए दबाव की गहराई लगभग 2 इंच या 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और दबाव की दर 100 दबाव प्रति मिनट होने चाहिए। कृत्रिम श्वास का ड्यूरेशन 1 सेकंड पर श्वास होना चाहिए। पल्स जांचने की जगह कैरोटिड पल्स और दबाव अनुपात कृत्रिम श्वास की दर 30:2 होना चाहिए। यह एक साइकिल CPR माना जाता है और इस तरह के 5 साइकिल 2 मिनट के अंदर किए जाने चाहिए, तभी जाकर CPR को प्रभावशाली माना जाएगा। दो रेस्क्यूअर्स के द्वारा CPR कैसे दिया जाता है। वयस्क रोगी होने पर 2 बचावकर्ताओं के द्वारा CPR की कार्यवाही किए जाने की स्थिति में पहला बचावकर्ता जब छाती दबाने की कार्यवाही कर रहा होता है तो दूसरा बचावकर्ता मरीज के कैरोटिड पल्स को चेक करता रहता है ताकि पल्स की हरकत को महसूस किया जा सके। 30 चेस्ट कंप्रेशन पूरा होने की स्थिति में 2 कृत्रिम श्वास देने की प्रक्रिया दूसरे बचावकर्ता के द्वारा की जाती है। पहले बचावकर्ता के थक जाने की स्थिति में दूसरा बचावकर्ता पहले बचावकर्ता का स्थान लेता है और पहला बचावकर्ता दूसरे का। चाइल्ड के केस में CPR की विधि ठीक उसी तरह से होती है जैसे एडल्ट केस में होता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि चेस्ट कंप्रेशन सिर्फ एक हाथ से दिया जाता है और रेस्क्यूअर की पोजीशन आप देख सकते हैं।
एडल्ट सीपीआर के केस में प्रभावी सीपीआर के लिए दबाव की गहराई लगभग 2 इंच या 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और दबाव की दर 100 दबाव प्रति मिनट होने चाहिए। कृत्रिम श्वास का ड्यूरेशन 1 सेकंड पर श्वास होना चाहिए। पल्स जांचने की जगह कैरोटिड पल्स और दबाव अनुपात कृत्रिम श्वास की दर 30:2 होना चाहिए। यह एक साइकिल सीपीआर माना जाता है और इस तरह के 5 साइकिल 2 मिनट के अंदर किए जाने चाहिए, तभी जाकर सीपीआर को प्रभावशाली माना जाएगा। सिंगल रेस्क्यूअर के द्वारा सीपीआर शिशु के केस में ऐसी स्थिति में मरीज को बेहोश पाए जाने की स्थिति में अगर आपके अलावा कोई दूसरा ईएमएस को अलर्ट करने वाला नहीं है तो पहले 2 मिनट शिशु को पुनर्जीवित करने की कोशिश करें, अर्थात सीपीआर दें, उसके बाद ईएमएस को अलर्ट करें। इसके लिए पहले सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मरीज वास्तव में बेहोश है। मरीज के सर्कुलेशन की जांच करें और शिशु के केस में ब्रेकियल पल्स की जांच की जाती है। पल्स अनुपस्थित पाए जाने की स्थिति में सीपीआर शुरू किया जाता है। सीपीआर शुरू करने से पहले मरीज को किसी समान एवं ठोस सतह पर पीठ के बल लिटा दिया जाता है अथवा बचावकर्ता अपने हाथों में भी शिशु को ले सकता है एवं हथेली से सिर को संभाला जाता है। तत्पश्चात मरीज की छाती से कपड़ा हटा दिया जाता है। शिशु के केस में छाती पर दबाव देने के लिए जगह निप्पल लाइन से 1 उंगली की चौड़ाई नीचे स्टर्नम पर होता है। दबाव देने के लिए मध्यमा एवं अनामिका उंगली का इस्तेमाल किया जाता है। दबाव की गहराई 1.5 इंच और 4 सेंटीमीटर और दबाव की दर 100 प्रति मिनट और कृत्रिम श्वास की लंबाई 1 सेकंड और पल्स जांचने की जगह ब्रेकियल पल्स। दबाव अनुपात कृत्रिम श्वास की दर 30:2 अर्थात 30 दबाव और 2 कृत्रिम श्वास को 1 साइकिल माना जाता है। ऐसे 5 साइकिल 2 मिनट के अंदर किया जाता है। यदि 2 रेस्क्यूअर उपलब्ध हों तो एक रेस्क्यूअर ईएमएस को अलर्ट करता है और दूसरा रेस्क्यूअर इस कार्रवाई को जारी रखता है।